अब हम पढ़ते हैं डिस्टोर्शन एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन क्या होता है? डिस्टोर्शन का मतलब होता है विरूपण। डिस्टोर्शन यानी विरूपण। विरूपण यानी नाम से स्पष्ट है कि आकृति का बिगड़ना। आकृति का बिगड़ना यानी कौन सी आकृति? जो हम एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसकी आकृति बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब जो आउटपुट है उसकी जो शेप है वह बिगड़ जाएगी जब डिस्टोर्शन होगा। तो एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन होने से, या डिस्टोर्शन उसी को कहते हैं जब एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वह आउटपुट की जो वेव फॉर्म है, आउटपुट तरंग है, वह इनपुट तरंग से मैच नहीं खाती हो। कहने का मतलब इनपुट तरंग की जो शेप है उससे बिल्कुल अलग ही शेप मिलेगी आउटपुट में। तो वह होता है बिल्कुल अलग तरह की आकृति मिलेगी आउटपुट में। आउटपुट तरंग बिल्कुल अलग होगी इनपुट तरंग से, बिल्कुल ही अलग मिलेगी। तो चेंज इन आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम इनपुट वेव फॉर्म इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या है? कि जो आउटपुट वेव फॉर्म में जो चेंज है इनपुट वेव फॉर्म से बिल्कुल अलग आएगा, वह कहलाता है डिस्टोर्शन, विरूपण। व्हेन द आउटपुट वेव शेप इज नॉट एग्जैक्ट रिप्लिका, इनपुट वेव शेप की तरह सेम नहीं मिलेगा आउटपुट वेव। जो आउटपुट की जो तरंग का जो शेप है, आउटपुट की तरंग की जो आकृति है वह सेम नहीं मिलेगी जैसे इनपुट में थी। तो एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन आ गया, एम्पलीफायर में विरूपण हो गया, आकृति बिगड़ गई, आउटपुट की आकृति चेंज हो गई, उसका वेव शेप चेंज हो गया, इनपुट वेव शेप से बिल्कुल अलग आ गया आउटपुट में। तो वह क्यों होता है? वह तीन प्रकार के होते हैं डिस्टोर्शन। वह एक तो होता है हार्मोनिक डिस्टोर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन और फेज शिफ्ट डिस्टोर्शन। ये तीनों डिस्टोर्शन हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं हार्मोनिक डिस्टोर्शन। हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या है? ये ट्रांजिस्टर होता है, उसकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जैसे ट्रांजिस्टर की है, तो ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण, नॉन लीनियरिटी अरेखीय होने के कारण ट्रांजिस्टर आउटपुट में, जिसके कारण क्या मिलेगा? हार्मोनिक आवृत्तियाँ मिलेंगी। अब हार्मोनिक से मतलब क्या है? हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब होता है जो मुख्य आवृत्ति है उसके अलावा जो अन्य आवृत्तियाँ कहलाती है उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं? मुख्य आवृत्तियों के अलावा अन्य आवृत्तियाँ हार्मोनिक कहलाती है। तो जो मुख्य आवृत्ति जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो आउटपुट में बाकी सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जैसे इनपुट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और हमें आउटपुट में जो सिग्नल आएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा नॉट तो होगी सी, उसके अलावा भी अन्य आवृत्तियाँ आएंगी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, जो भी है ओमेगा नॉट के मुख्य आवृत्ति के जैसे गुणन में होती है ओमेगा नॉट, फिर आएगी 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, ऐसे ऐसे जो आवृत्तियाँ आएंगी अन्य आवृत्तियाँ। तो मुख्य आवृत्तियों के अलावा अन्य सारी आवृत्तियाँ क्या कहलाती है? हार्मोनिक्स कहलाती है। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये आवृत्तियाँ नहीं आनी चाहिए। तो ये इसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो आउटपुट में जो वेव शेप है वह वेव शेप भी चेंज हो जाएगा। आउटपुट की जो आकृति है वह तरंग की आकृति वह बिगड़ जाएगी, इनपुट से बिल्कुल अलग हो जाएगी, और आउटपुट जो सिग्नल है वह डिस्टोर्ट हो जाएगा। जैसे इनपुट सिग्नल हमारा था साइनसोडल, तो साइनसोडल नहीं होगा क्योंकि आउटपुट में बहुत सारी आवृत्तियाँ आ गई मुख्य आवृत्तियों के गुणन में। जैसे मुख्य आवृत्ति ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी आवृत्तियाँ मिल गई। तो वो मुख्य आवृत्तियों के अलावा अन्य सारी आवृत्तियाँ हार्मोनिक्स कहलाती है, जिसके कारण आउटपुट नॉन सिनोसॉइडल बन जाता है, आउटपुट में डिस्टोर्शन आ जाता है, विरूपण आ जाता है, आउटपुट का वेव शेप बिगड़ जाता है। तो ट्रांजिस्टर की अरेखिक गुणधर्म होने के कारण ये चीज़ होती है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है। तो ट्रांजिस्टर अगर नॉन लीनियर है तो मैथमेटिक्स हम कर लेते हैं अब इसकी। तो कलेक्टर करंट जो आईसी है उसका मान क्या होगा? कलेक्टर करंट आईसी क्या होती है? आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी होता है। आईसी इक्वल टू क्या होता है? बीटा इंटू आई बी। तो बीटा क्या है? बीटा कांस्टेंट हम मान लेते हैं। तो आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, तो आईसी की जगह हम अभी इक्वेशन में लेते हैं K1। तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 इंटू आई बी प्लस K2 इंटू आई बी स्क्वायर प्लस K3 इंटू आई बी क्यूब। K1 इंटू आई बी प्लस K2 इंटू आई बी स्क्वायर प्लस K3 इंटू आई बी का 3। तो ये हो जाएगा, ये नॉन लीनियर के अरेखिक होने के कारण ट्रांजिस्टर, ये ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। आई सी इक्वल टू
K1 इंटू आई बी प्लस K2 इंटू आई बी स्क्वायर प्लस K3 इंटू आई बी क्यूब डैश डैश करके K4 K5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये नॉन लीनियर अरैखिक गुणधर्म होने के कारण कलेक्टर करंट का मान बेस करंट के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पे K1 फैक्टर से यहाँ पे गुना होगा, फिर K2 से होगा, फिर K3 से होगा। माना कि जो बेस करंट है, माना कि जो हम ट्रांजिस्टर के इनपुट में बेस करंट मिल रही है, तो वह बेस करंट खींचे है आई एम कोस ओमेगा नॉट टी, आई एम इंटू कोस ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे आई एम क्या है, ये आई एम का मान है पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू कहलाती है, सिग्नल की पीक वैल्यू है, पीक करंट है। और ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है सिंगल टोन, ओमेगा नॉट क्या है, ये आवृत्ति है, ये सिंगल टोन भी बोलते हैं इसको, टोन है या सिंगल टोन है, एक ही आवृत्ति है ओमेगा नॉट बेस करंट में। ये इनपुट है, तो इनपुट में अभी एक ही आवृत्ति में देख रहे हैं हम, लेकिन अब आउटपुट में बहुत सारी आवृत्ति आ जाती है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। वह देखो कैसे आती है, अभी हमने इक्वेशन में देखा था कि K1 इंटू आई बी प्लस K2 इंटू आई बी स्क्वायर प्लस K3 इंटू आई बी क्यूब, तो आई बी का मान रख देते हैं उस इक्वेशन में, तो क्या होगा आई सी इक्वल टू K1 इंटू, जब इसको सिंप्लीफाई अभी देख लो यहाँ पे क्या आएगा, K1 इंटू आई एम कॉस ओमेगा नॉट टी, K2 इंटू आई एम स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर नॉट टी, K1 इंटू आई एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस K2 इंटू आई बी स्क्वायर था, तो आई बी स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस डैश डैश करके K3 ऐसे ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट टी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 जो होगा, जैसे 1/2 बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो कांस्टेंट मान लेंगे, उसको K2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट नया आ जाएगा B। तो ऐसे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कलेक्टर करंट मिलेगी B नॉट प्लस B1 इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी, B1 इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस B2 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे ये B2 आ गया, B2 इक्वल टू कॉस, ये B2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी आ गया, तो 1/2 था, और जो K2 था आई एम स्क्वायर था वो सब कांस्टेंट है, वह B2 बन जाएगा। तो ऐसे करके B2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस उसकी जगह यहाँ पे B2 लिख दिया, ये सब सारी चीज़ें कांस्टेंट थी उसकी जगह B2 लिख दिया, ऐसे करके B3 कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। ये फाइनल करंट ये जो हमें मिलेगी ये मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारी टर्म आ रही है। तो जो B नॉट है वह क्या है, DC, ये DC करंट, यहाँ पे कोई इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये B नॉट, तो ये हो गया DC डायरेक्ट करंट, जो हम डायरेक्ट करंट की वैल्यू है B नॉट, प्लस ये जो करंट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली, यहाँ पे B1 है, ये उसका पीक वैल्यू का मान है B1 पीक वैल्यू है, और ये कॉस ओमेगा नॉट टी है। यहाँ पे ओमेगा नॉट ये जो मुख्य आवृत्ति हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे वह मुख्य आवृत्ति ये ओमेगा नॉट, जो क्यों मुख्य आवृत्ति, क्योंकि जो इनपुट में आवृत्ति थी वही मिल रही है यहाँ पे, ये वही आवृत्ति है ओमेगा नॉट, जो सिंगल टोन सिंगिंग की जो आवृत्ति थी ओमेगा नॉट वही यहाँ पे मिल रही है, ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन उसके साथ में ये प्लस के साथ में ये एक और टर्म आ रही है, देखो B2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, तो 2 ओमेगा नॉट तो हमें इनपुट में था नहीं, और आउटपुट में हमें 2 ओमेगा नॉट यहाँ पे मिल रहा है, ये आवृत्ति मिल रही है। तो ये जो आवृत्ति है वह क्या कहलाती है, हार्मोनिक्स कहलाती है। तो ये पूरा जो टर्म है वो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये हार्मोनिक्स कहलाएगा। ये जो हार्मोनिक आवृत्तियाँ कहलाएगी, हार्मोनिक आवृत्ति होगी 2 ओमेगा नॉट, ऐसे ऐसे यहाँ पे B3 cos 3 ओमेगा नॉट टी आएगा, तो 3 ओमेगा नॉट टी क्या हो गई, 3 ओमेगा नॉट क्या हो गया, हार्मोनिक्स हो गया। तो हार्मोनिक्स क्या है, फंडामेंटल मुख्य आवृत्ति के अलावा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा अन्य सारी आवृत्तियाँ हार्मोनिक्स कहलाती है। तो ये हार्मोनिक टर्म है B2 cos 2 ओमेगा नॉट प्लस T 2 ओमेगा नॉट टी प्लस B3 cos 3 ओमेगा नॉट टी प्लस ऑन, तो ये सारी हार्मोनिक्स कहलाएगी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुख्य आवृत्ति क्या है, ओमेगा नॉट। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कंपोनेंट है B1 cos ओमेगा नॉट टी, ये
हार्मोनिक्स कंपोनेंट है B2 cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस B3, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा बहुत सारी आवृत्तियाँ मिल रही है, वह जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हार्मोनिक्स आ रहे हैं जिसके कारण डिस्टोर्शन हो रहा है आउटपुट में। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि जो AC आउटपुट पावर है, जो आउटपुट पावर, जो AC आउटपुट पावर, वो अब क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। तो P1 क्या होगा, आउटपुट पावर क्या होगी, P1 क्या होगा, यहाँ पे इसकी तो पावर, यहाँ पे पावर देख लेते हैं, B1 स्क्वायर इंटू RL/2 होगा। B1 स्क्वायर इंटू RL/2 कैसे होगा, क्योंकि पावर क्या होती है I स्क्वायर R होती है, ये करंट है, करंट क्या होती है I, ये पावर क्या होती है करंट का स्क्वायर इंटू R। तो करंट क्या होता है, करंट की जो वैल्यू होती है पावर जब निकालते कैलकुलेट करते तो RMS वैल्यू होती है। RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, RMS का मैक्सिमम मान बटे √2। जैसे यहाँ पे VM होता है तो VM स्क्वायर क्या होगा, VM/√2। करंट है तो IM स्क्वायर बटे I क्या होगा, IM/√2 होगा। तो यहाँ पे I स्क्वायर है तो क्या होगा, ये IM/√2 का स्क्वायर हो गया। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM/√2। IRMS क्या होता है, IM/√2, या VRMS क्या होगा, VM/√2। RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मान बटे √2। तो I स्क्वायर क्या हो गया, IM/√2 का स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे B1 cos ओमेगा नॉट टी की पावर क्या हो गई, B1 स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे RL लोड डिस्टेंस बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू यहाँ पे IM है, तो IM यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी है, करंट की B1 है, तो यहाँ पे B1 का स्क्वायर इंटू RL/2, यही पावर हो गई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे हार्मोनिक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पे B2 स्क्वायर इंटू RL/2, ये हो जाएगी हार्मोनिक्स की यहाँ पे पावर हो जाएगी। ऐसे ऐसे B3 स्क्वायर इंटू RL/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे B1 स्क्वायर RL/2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1, पूरा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस RL/2 से RL/2 कट जाएगा तो यहाँ पे B2 बच जाएगा, और B1 था नहीं जो बटे में आ जाएगा, तो B2/B1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 प्लस B2/B1 का स्क्वायर प्लस B3/B1 का स्क्वायर है, प्लस ऐसे ऐसे करके B4/B1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे ये टर्म बढ़ती जाएगी, जो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो B2/B1 है वह कहलाता है सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन। वह क्या कहलाता है, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन। तो ये कहलाता है सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन, B2/B1 का स्क्वायर। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर हो जाएगी P1। ये B2/B1 जिसको सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन बोला था, B2 क्या है, यहाँ पे B2 है सेकेंड हार्मोनिक की पीक वैल्यू है, B1 क्या है, फर्स्ट जो हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक उसकी पीक वैल्यू है, फर्स्ट हार्मोनिक की पीक वैल्यू है। और B2 क्या है, सेकेंड हार्मोनिक की पीक वैल्यू। ये फर्स्ट B1 पीक वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो पीक वैल्यू वो है, यहाँ पे हार्मोनिक्स की जो सेकेंड हार्मोनिक्स है उसकी पीक वैल्यू है B2। तो यहाँ पे B2/B1 क्या हो जाएगा, B2/B1 हो जाएगा, उसको मान लेते हैं जिसको हार्मोनिक डिस्टोर्शन बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन, जिसको दर्शाते हैं D2 से डिनोट करते हैं, D2 इक्वल टू B2/B1। और थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा B3/B1। B3 जो हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक का पीक वैल्यू, B1 हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक का पीक वैल्यू, तो B3/B1 हो जाएगा D3। ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। और ये जो है B1 स्क्वायर इंटू RL/2, ये P1 की जो P1 पावर है वो है, P1 पावर है P1 इक्वल टू B1 स्क्वायर इंटू RL/2। तो यहाँ इसकी जगह हम P1 लिख देते हैं, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, P1 इंटू 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर एंड सो ऑन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या हो जाएगा, वही D2 स्क्वायर जो सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन प्लस थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन प्लस फोर्थ हार्मोनिक डिस्टोर्शन एंड सो ऑन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन हो जाएगा D इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे D2 स्क्वायर से लेके उसकी जगह हम केवल D ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन का स्क्वायर प्लस थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन का स्क्वायर प्लस फोर्थ हार्मोनिक डिस्टोर्शन का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके उसका रूट ले लेंगे, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन मिल जाएगा D। तो 1 प्लस D2 स्क्वायर से लेके जितने भी सारे टर्म है उसकी जगह हम लिख देते हैं D।
तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P1 इंटू 1 प्लस D। तो ये हो जाएगी आउटपुट पावर, टोटल एसी आउटपुट पावर। तो ये था टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। ये सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या है, सेकेंड हार्मोनिक की पीक वैल्यू बटे फर्स्ट की पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू B1 और सेकेंड हार्मोनिक की वैल्यू B2। तो B2 बटे B1 का जो रेशियो है, उसका जो B2 बटे B1 है वो क्या कहलाएगा, D2 कहलाएगा सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन। सेकेंड हार्मोनिक की पीक वैल्यू बटे फर्स्ट हार्मोनिक की पीक वैल्यू। फर्स्ट जो है इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो हमने माना था, इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, B1। तो B2 बटे B1 क्या हो जाएगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। तो ये था हार्मोनिक डिस्टोर्शन। थैंक यू।